देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके ऊपर दो रेशियोज है, एक रेशियो है आरओआई, एक रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो भी हमने करनी है। ठीक है, दोनों के ऊपर ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। कैपिटल एम्प्लॉयड एज अ कंसेप्ट क्या होता है, थोड़ा सा हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था। कैपिटल क्या होती है, जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास पैसा होता है, बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा इन्वेस्टेड है। एम्प्लॉयड मतलब वो पैसा जो एक्चुअल में बिजनेस में लगा हुआ है, जिसके बेसिस पे ऑपरेशंस कैरी किए जा रहे हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मींस द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, जिससे बिजनेस की ऑपरेटिंग कैपेसिटी बनती है। ठीक है, इसके अंदर दो तरह के सोर्सेज आएंगे, एक आएगा हमारा ऑनर सोर्स इक्विटी, एक आएगा डेट सोर्स। अब आपको मैं सारे तरीकों से कैपिटल एम्प्लॉयड समझा देता हूं कैसे निकलती। क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे निकाल लिया। पार्टनरशिप में पढ़ के आए थे कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस कौन सी लायबिलिटीज, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में भी सिर्फ करंट लायबिलिटीज, कौन सी लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसको नेट एसेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्टनरशिप में इसको नेट एसेट्स कहते थे। अब हमने एक बैलेंस शीट पढ़ी थी, बैलेंस शीट की अप्रोचेस से अगर समझे, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ऐसे होता है बेटा। ये 5 हेडिंग्स है हमारे पास। इसमें से शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, अगर इन दोनों को ले लेते हैं तो एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा हो गया शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये दूसरा फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले को अगर हम ब्रेक डाउन करें, टोटल एसेट्स क्या होगा, नॉन करंट प्लस करंट, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो बेसिकली टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वही फॉर्मूला हो गया। अब इसको जोड़ने तोड़ने का तरीका अलग अलग है। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इन दोनों ये किसका फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल का। याद आया लिक्विडिटी में, तो कहीं में क्वेश्चन में करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं दिया होगा, क्या दिया होगा, तो फिर एक चौथा फॉर्मूला क्या निकल आएगा, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो फर्स्ट फॉर्मूला दिस, सेकंड, थर्ड एंड लिखो उसके फॉर्मूलास, कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूलास लिखो। चलो, नया कोई भी नहीं है पर पुराने फॉर्मूलास का मिक्सचर है सब। ठीक है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आएगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर सारे रिजर्व्स आते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। उसका कौन सा बैलेंस, क्रेडिट होगा तो प्लस, डेबिट होगा तो माइनस, प्लस जनरल रिजर्व प्लस एनी स्पेसिफिक रिजर्व। अगर क्वेश्चन में आपको रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया और इंडिविजुअल रिजर्व भी दिया है, तो अंदर वालों को इग्नोर करना है, सिर्फ क्या लेना है, रिजर्व एंड सरप्लस। अगर आपको शेयर होल्डर फंड सीधा दिया है तो इस सभी आइटम्स को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। हाँ जी बेटा। सर ये मतलब ये माइनस करंट लायबिलिटी जो है ये कैसे, मतलब ये तो अलग फॉर्मूला है, मैं तो सेकंड फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। थर्ड की बात ही कर रहा हूं मैं बेटा। वो फॉर्मूला क्या, नॉन टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी था। हां, तो मैंने उसको टोटल एसेट को ब्रेक डाउन कर दिया नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में। बस ब्रेक डाउन बता रहा हूं कि अलग अलग फॉर्म्स में क्वेश्चन में डाटा कभी नॉन करंट एसेट दिया होगा, कभी टोटल एसेट दिया होगा, कभी वर्किंग कैपिटल दी होगी, उसको अलग अलग फॉर्म्स में यूज करना आना चाहिए आपको, ये बता रहा हूं। फॉर्मूला तो वही लॉजिक है, ठीक है ना। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल एसेट माइनस, ये दो कोर फॉर्मूलाज हैं। इसको कहते हैं एसेट अप्रोच, इसको कहते हैं लायबिलिटी अप्रोच। ये तो डिराइव आपने उसमें गुडविल में करवाया था उसी वही सेम ही है, ठीक है। इसके अलावा एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड का कांसेप्ट समझा, एक कांसेप्ट इसमें समझना है एफबीडीपीएस एनालिसिस। ये आपको बिजनेस स्टडीज में भी है, इसकी केस स्टडी आती है बिजनेस स्टडीज में। ठीक है, एक फर्म की अर्निंग, ठीक है, उसको हम कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, एक होता है फर्म की एबिट, एबिट से हम जाएंगे ईपीएस पे, कहां जाएंगे, ईपीएस। ठीक है ना। अब इसको बेसिकली आप एक तरह से पीएनएल के अंदर जो प्रॉफिट निकालते हो उसमें से फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉफिट निकलता है कि इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट है बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। कौन सा प्रॉफिट हो गया, हमने क्या अर्निंग की, और मोस्टली आपको यहाँ पे दिया गया होगा। ठीक है, इसमें से सबसे पहले क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट माइनस होगा, वो आएगा ईबीटी। ईबीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो इसमें से क्या माइनस होगा, टैक्स, फिर क्या आएगा ईएटी,
उसको क्या कहेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसके बाद इसमें से माइनस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या माइनस होगा, अगर प्रेफरेंस शेयर है कंपनी में तो उसका डिविडेंड जो देते हैं वो माइनस होगा। सबसे पहले हमने दिया डेट वालों को पैसा, फिर हमने दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा। इन सब के बाद जो बचेगा वो किसको बिलोंग करेगा, इक्विटी वालों को। ठीक है, उसको कहेंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है बेटा, हम क्या पढ़ते हैं, कंपनी में दो तरह के शेयर्स हैं, ऑनर्स है, एक है इक्विटी ऑनर्स, एक है प्रेफरेंस ऑनर्स। अब इंटरेस्ट को पहले क्यों माइनस किया गया, क्योंकि वो उधार है, उधार का पैसा देना पड़ेगा चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे वो, तो वो क्या बन गया, चार्ज। क्या बन गया, कंपल्सरी, इसलिए उसको टैक्स से पहले माइनस करते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है एबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। क्या फॉर्मूला है, एबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल। गिवन होगा क्वेश्चन, वही बता रहा हूं। अगर कोई क्वेश्चन में एबिट ही गिवन है फिर तो कोई कुछ भी नहीं करने की जरूरत, हमें एबिट ही लेना है। अगर सीधा दिया हुआ है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, फिर तो आपको सीधा दे दिया, आप सीधा उसको वैल्यू पुट करोगे। क्वेश्चन में कभी कभी आपको ईबीटी ईएटी दिया होगा, तो दैट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एबिट। अगर ईबीटी दिया होगा तो हमने क्या बनाना है उसको, एबिट। अब ईबीटी से एबिट पे जाना है तो क्या होगा, प्लस इंटरेस्ट। क्या होगा, प्लस इंटरेस्ट। ठीक होगी बात, यानी कि इधर से हम इधर गए। दूसरा, अगर ईएटी दिया हुआ है अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, हमने जाना कहाँ पे, बिफोर टैक्स, एबिट पे जाना है। तो इसमें मतलब हर केस में हमने निकालना क्या है, एबिट। अगर सीधा गिवन है तो इजी, तो हमें करना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या प्लस होगा, पहले क्या होगा, हमेशा याद रखना टैक्स इज ऑलवेज गिवन इन, अगर ये परसेंटेज में ना होता मैं आपको कहता बेटा दोनों प्लस कर दो, कोई भी पहले हो, अगर फिक्स अमाउंट होता तो पहले प्लस होगा टैक्स, इसको नंबर 1 लिखेंगे, दूसरा प्लस होगा इंटरेस्ट। अब ये परसेंटेज में दिया होता है, कैसे कैलकुलेशंस आती है हम क्वेश्चन समझ आया टॉपिक। बिजनेस स्टडीज में क्या होगा, इसके बाद आप ईपीएस निकालते हो, ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, पर शेयर कितनी अर्निंग आई, तो वहां से ईपीएस निकलता है। इसको हम कहते हैं एबिट टू ईपीएस एनालिसिस, इसको कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। क्या कहते हैं इसको, कि एक कंपनी अपने जो पैसा उधार पे ले रही है डेट में, और जो ऑनर का पैसा लगा रही है, उनके मिक्सचर के कारण कितना अर्निंग अपने ऑनर्स को दे पा रही है। जिस कंपनी की ईपीएस मैक्सिमम होती है, चाहे वैल्यू छोटी हो, एक कंपनी 10 करोड़ प्रॉफिट कमा रही है, 100 करोड़ कमा रही है, कौन सी बेटर है, वो ईपीएस निकाल के पता लगता है। क्या निकाल के पता लगता है, जिसकी ईपीएस सबसे ज्यादा आती है वो कंपनी बेटर होती है। ठीक है ना, चलो नोट करो इसको, देखो एबिट ईपीएस एनालिसिस, हेडिंग बनाओ एबिट ईपीएस एनालिसिस। एबिट ईपीएस एनालिसिस